गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हमारे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आप सबको मालूम होगा पंप होता क्या है। सो पंप इज ए बेसिकली डिवाइस। पंप एक डिवाइस है जो कि एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। पंप क्या करता है? पंप का काम होता है एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, और उसी प्रेशर डिफरेंस क्रिएशन की वजह से जो एक साइड में जो लिक्विड है या जो भी मटेरियल आपको दूसरे एंड पे दूसरे हेड पे पहुंचाना होता है वो आप वहां से पहुंचा सकते हैं। सो जो मेन फंक्शन है कि व्हाट इज पंप। पंप इज डिवाइस विच क्रिएट प्रेशर डिफरेंस, जो प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करता है, राइट। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक पंप है ये भी एक मशीन है। सो व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन्स? So the device which converts hydraulic energy into mechanical energy और vice versa is known as hydraulic machines। मतलब वो डिवाइस जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो होता है हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स में आपकी टर्बाइंस भी आती हैं और पंप भी आते हैं, राइट। तो जो टर्बाइंस हैं वो आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, और जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं पंप। So the hydraulic machines which can convert hydraulic energy into mechanical energy are known as hydraulic turbines, and that converts mechanical energy into hydraulic energy is known as pump। और जो हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम पंप बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस था आपके टर्बाइंस एंड पंप्स के अंदर, राइट। अब हम हमारे जो टॉपिक है पंप उसके ऊपर स्विच करते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक पिक्चोरल डायग्राम बनाया है यहाँ पे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की। तो हम वन बाय वन इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये बात हम कर चुके हैं कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। इट इज यूज फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं। ये किस लिए यूज होता है? ये आपका हाई डिस्चार्ज और लो हेड के लिए आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करते हो। प्राइमिंग इज नेसेसरी इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक टर्म है प्राइमिंग। तो प्राइमिंग क्या होता है कि जो आपका पंप है या जो आपके पंप के अंदर की जो लाइन है उसके अंदर आपकी एयर गैप नहीं रहनी चाहिए, मतलब एयर बबल्स नहीं आने चाहिए। एयर बबल्स होंगे तो क्या होगा कि वो सक्शन वहां से ले नहीं पाएगा और वहां से आपका जो वाटर है उसको सक करके ऊपर नहीं भेज पाएगा। तो उसी जो एयर उसके अंदर रह जाती है उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, राइट। सो अभी तो इससे इतना जान लें कि प्राइमिंग जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर प्राइमिंग बहुत नेसेसरी है। It is also called a rotodynamic pump because mechanical energy is converted into hydraulic energy by means of rotating element, that is impeller। So ये जो हाइड्रोलिक सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसको हम रोटोडायनेमिक पंप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसकी हेल्प से? एक एलिमेंट होता है रोटेटिंग एलिमेंट जिसको कि हम इम्पिलर बोलते हैं। जो इम्पिलर है वो रोटेट करता है और उसी की वजह से जो हाइड्रोलिक एनर्जी है के अंदर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है उसको आप हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इट इज यूज्ड, ये इसकी यूज के बारे में बात कर रहे हैं। वाटर सप्लाई टू द टाउन्स, वाटर सप्लाई के लिए इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। सीवेज पंपिंग प्लांट्स, फीडिंग वाटर इन बॉयलर्स फॉर मोर माइन ड्रेनेज, कि इन सब एप्लीकेशंस में इसको यहाँ पे यूज करते हैं। इट ऑक्यूपाई लेस फ्लोर एरिया, floor space, less running and maintenance cost, installation is easy and cheap। So इसका क्या है कि जो फ्लोर एरिया है वो कम यूज करता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो इजी है एंड चीप है, मतलब जो इसको आप इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है। इट इज नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। इट रन्स एट हाई स्पीड एंड हेंस कैन बी कपल्ड डायरेक्टली विद इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो है ये आपका हाई स्पीड के ऊपर रन करता है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उसके साथ डायरेक्टली इसकी कपलिंग की जा सकती है, राइट। A centrifugal pump is named so because the energy generated by the impeller to liquid is largely due to centrifugal effects। So एक centrifugal pump को इस नाम क्यों दिया गया? Because the energy added by the impeller, जो impeller के द्वारा एनर्जी दी गई है लिक्विड को वो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट्स की वजह से होता है, इसीलिए इसका नाम हमने दिया है सेंट्रीफ्यूगल
पंप, राइट। सो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की, कि जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है आपका, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके अंदर कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट लाइंस होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपको पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम नाम भी लिखे हैं। संप है आपका, संप इज देयर, स्टेनर इज देयर। संप क्या है, जहां से आपको वाटर या जो भी लिक्विड आपको उठाना है उसको संप बोलते हैं। स्टेनर क्या है, स्टेनर आपके जो लाइन है, सक्शन पाइप है, उस सक्शन पाइप के नीचे एक स्टेनर लगा, जाली टाइप लगा देते हैं, जिससे क्या है कि जहां से भी आप वाटर उठा रहे हैं, तो जो कुछ कंक्रीट है या फिर कुछ बड़े पार्टिकल्स या जो चीजें हैं, मिट्टी वगैरह है, जो भी चीजें हैं, कोई प्लास्टिक्स वगैरह है, वो पंप के अंदर नहीं है। टाइप ऑफ छलनी टाइप हम बोल सकते हैं इसको, कि यहाँ पे हमने एक स्टेनर लगा दिया है, राइट। फुट देन वी हैव द फुट वॉल्व है, देन वेन्स है, राइट। देन इम्पिलर जो आपके इसके अंदर लगा हुआ है, पंप के अंदर इम्पिलर लगा हुआ है। सक्शन पाइप है, जो पाइप को जहां से जो लिक्विड को सक करता है उसको सक्शन पाइप बोलते हैं। देन डिलीवरी पाइप वो पाइप होता है जो पंप के बाद में आपको जिस हेड पे पहुंचाना है, जहां पे भी आपको वाटर या जो लिक्विड आपको जो भी पहुंचाना है, जिस डिलीवरी के थ्रू, पाइप के थ्रू डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी पाइप बोलते हैं। देन वी हैव केसिंग। केसिंग की बात करते हैं, ठीक है, जो इम्पिलर और पंप के बाहर केसिंग होती है उसको केसिंग बोलते हैं। देन वी हैव डिलीवरी वॉल्व, तो जो डिलीवरी पाइप के ऊपर वॉल लगा रहेगा उसको हम बोलेंगे डिलीवरी वॉल्व। सो ये कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपके जो कि इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल पंप में काम में आते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जो कट व्यू मैंने दिखा रखा है यहाँ पे, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो सके। देखो यहाँ पे ये आपका सक्शन साइड है, यहाँ से जो वाटर है या फिर जो भी लिक्विड आपको भेजना है, आपको ये आपका सक्शन पाइप के साथ कनेक्टेड है, सक्शन साइड है। यहाँ पे ये जो बाहर ब्लू वाला दिख रहा है ये आपकी पंप की केसिंग है। ये आपका इम्पिलर लगा हुआ है, ये आपका क्या है, जो रेड कलर से है, ये आपका इम्पिलर लगा हुआ है। यहाँ पे ये आपका प्रेशर साइड है, राइट, जो आपके आउटलेट साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके ड्राइव आउट फ्लैंस है, ये वाले देखो कि आपको किसी मोटर के साथ कनेक्ट कर रखा होगा, क्योंकि इसको रोटेट तो कराना है। तो रोटेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्राइम मूवर चाहिए। सो व्हाट यू डू, उसके साथ क्या करते हो, एक मोटर कपल करते हो। देन ये जो बाहर वाला चैम्बर है, देखो ये इसकी शेप कैसा है, वॉल्यूट चैम्बर है। इसकी शेप कैसी है, वॉल्यूट चैम्बर है, राइट। सो ये कुछ एक पार्ट से मैंने भी बताया, वो तो पूरे उसके डिजाइन के थे कि भाई नीचे से लेके जैसे आप किसी हेड पे पानी को चढ़ाना है या जो भी लिक्विड चढ़ाना है उसके लिए। यहाँ पे मैंने जो सिंपली पंप है आपका, सिर्फ उसको क्रॉस सेक्शन कट करके उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ बात की है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको क्लासिफाई करते हैं किस हिसाब से। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। उसकी जो केसिंग है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केसिंग रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर ऑफ एंट्रेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके टाइप ऑफ एम्पलर्स, उसके जो एम्पलर है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एम्पलर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, सिंगल स्टेज है, मल्टी स्टेज है, जो वेन्स की शेप है उसके अकॉर्डिंग, और डिस्पोजिशन ऑफ शाफ्ट, जो शाफ्ट की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई करेंगे। हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है आपके अकॉर्डिंग टू वर्किंग हेड, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप अकॉर्डिंग टू इट्स वर्किंग हेड के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन। इसको हमने तीन हेड्स में कन्वर्ट किया है, लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप, राइट। तो लो हेड है जो 15 मीटर तक के हेड के लिए डिजाइन किए जाते हैं पंप, उनको हम बोलते हैं लो हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। देन जो आपके 15 से 45 मीटर तक के लिए बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मीडियम हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड जो मोर देन 45 हेड्स के लिए डेवलप किए होते हैं उनको हम बोलते हैं हाई हेड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ये तीन डिफरेंट टाइप के वर्किंग हेड के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासिफाई किया। देन अकॉर्डिंग टू केसिंग, इसकी जो केसिंग है उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू केसिंग, इसके अंदर जो पहला है वो है आपका वॉल्यूट केसिंग, राइट। एक वॉल्यूट केसिंग होगा, एक वॉर्टेक्स केसिंग है इसके अंदर, फिर एक है केसिंग विद गाइड वेन्स। ये तीन चीज तरह की होती हैं, तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आपका है वॉल्यूट केसिंग। तो वॉल्यूट केसिंग के अंदर क्या है कि इन दिस केसिंग, ये देखो आप जो पिक्चर देख पा रहे हैं,
इन दिस केसिंग द इम्पिलर इज सराउंडेड बाय द स्पाइरल केसिंग। जो इम्पिलर है, ये देखो, ये आपका इम्पिलर है, दिस इज योर इम्पिलर, दिस इज योर इम्पिलर, राइट। सो ये आपका एक स्पाइरल केसिंग से सराउंडेड है, केसिंग आप देख पा रहे हैं, राइट। द केसिंग इज सच शेप्ड दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम टंग टू डिलीवरी पाइप। तो वॉल्यूट केसिंग के अंदर क्या है, जो केसिंग है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे कम है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से क्या होगा, इसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो इंक्रीज होने से क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, एरिया इंक्रीज हो तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, इसकी जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट। इसीलिए इसकी केसिंग हमने इसकी इस शेप की बनाई, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया की। So the casing is such shape that its cross section area gradually increase from tongue to delivery pipe। तो टंग से डिलीवरी पाइप की तरफ इसकी जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ हाई वेलोसिटी वाटर लिविंग द एम्पियर, शॉक लॉसेस, एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी इज वेरी लेस। सो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एडी फॉर्मेशन हो जाती हैं। जो वाटर जब यहाँ से एम्पियर से बाहर निकलेगा और यहाँ पे आएगा, तो उस केस के अंदर क्या होता है, एडी फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी वजह से क्या है, जो इसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, राइट। सो जो वॉल्यूट केसिंग है इसकी एफिशिएंसी कम है, क्लियर। नाउ सेकंड वन इज वॉर्टेक्स केसिंग। वॉर्टेक्स केसिंग के अंदर क्या है, पिक्चर सेम है, लेकिन इसके बीच में देखो एक वॉर्टेक्स हमको दे दिया जाता है। इसके बीच में इम्पिलर और केसिंग के बीच में हमको क्या दे दिया, एक वर्लपूल और वॉर्टेक्स चैम्बर हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो वॉर्टेक्स शेप में तो वही है, उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पे जो हमको वॉर्टेक्स मिला है, ये वॉर्टेक्स कुछ काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या है कि इसका जो एफिशिएंसी है वो वॉल्यूट केसिंग से कुछ ज्यादा हो जाती है, राइट। इन दिस केसिंग एन एनुलर स्पेस नोन एज वॉर्टेक्स और व्हर्लपूल चैम्बर इज प्रोवाइडेड बिटवीन द इम्पिलर एंड वॉल्यूट केसिंग। तो एक एनुलर स्पेस, या फिर जिसको हम व्हर्लपूल चैम्बर भी बोलते हैं, वो आपके इम्पिलर और केसिंग के बीच में प्रोवाइड कर दिया जाता है। लिक्विड फ्रॉम द इम्पिलर फ्लोज विद free vortex motion in the vortex chamber where its velocity is converted to potential energy। तो वही है, vortex chamber के अंदर आता है, इम्पिलर से बाहर की तरफ आता है, तो क्या होता है कि जो ये वर्लपूल चैम्बर मिल रहा है इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, पर एडी फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी एफिशिएंसी है कुछ ज्यादा हो जाती है। सो इट इज मोर एफिशिएंट देन ए वॉल्यूट केसिंग। इसीलिए इसकी जो एफिशिएंसी है वो वॉल्यूट केसिंग से ज्यादा है, राइट। नाउ वी हैव द डिफ्यूजर केसिंग। डिफ्यूजर केसिंग, और इसको हम बोलते हैं केसिंग विद गाइड वेन्स, ये भी बोल सकते हैं कि इसके अंदर गाइड वेन्स हैं, ठीक है। सो इन दिस केसिंग द गाइड वेन्स आर अरेंज्ड एट द आउटलेट ऑफ इम्पिलर। यहाँ पे क्या है, इम्पिलर के बाहर आउटलेट के ऊपर क्या करते हैं, गाइड वेन्स को हम अरेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका इम्पिलर है, और इम्पिलर के बाहर ये आपका इन्होंने, ये देखो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, गाइड वेन्स है। The guide vanes are shaped to provide gradually enlarged passage for flow of liquid। तो ये क्या करते हैं, उसके जो लिक्विड के फ्लो के लिए एक एनलार्ज स्पेस हम पैसेज वहां से मिल जाता है। The kinetic energy of the liquid coming out from impeller is converted into pressure energy during the flow in guide vanes increases area। So जो गाइड वेन्स के अंदर से जब ये फ्लो करता है तो क्या होता है कि वहां पे भी जो कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और बाहर जो चैम्बर के आती है अंदर आती है वहां पे तो कन्वर्ट होती होती है। सो इसकी एफिशिएंसी कुछ ज्यादा हो जाती है। ये थोड़ा कॉस्टली केसिंग पड़ती है, लेकिन जब फुल लोड की बात करते हैं, जब फुल लोड पे हम इसे यूज करते हैं तो उस केस के अंदर इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, लेकिन पार्ट लोड में इसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, राइट। सो दिस इज आवर थ्री टाइप्स ऑफ केसिंग्स। हमने बात की वॉल्यूट केसिंग, वॉर्टेक्स केसिंग एंड डिफ्यूजर केसिंग, राइट। देन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंट्रेंस ऑफ टू द एम्पिलर, एम्पिलर के अंदर जो वाटर एंटर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने, कैसे आप इसको क्लासिफाई करेंगे, तो सिंगल सेक्शन पंप है और डबल सेक्शन पंप है। तो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एम्पिलर के अंदर वाटर आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, वो वन साइड से आ रहा है, इसीलिए हमको सिंगल सेक्शन पंप बोल दिया। लिक्विड एंटर्स फ्रॉम ए सक्शन पाइप ओनली फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ही आ रहा है। और डबल सेक्शन में क्या, लिक्विड एंटर्स टू बोथ द साइड्स ऑफ इम्पिलर। तो ये जो आपका इम्पिलर है बीच में, यहाँ पे देखो इस साइड से भी आ रहा है और इस साइड से भी आ रहा है।
सो दोनों साइड से जब आ रहा है तो इसीलिए इसका नाम हमने दिया डबल सक्शन पंप, कि मतलब इम्पिलर के अंदर जो वाटर है या फिर जो लिक्विड है वो कितने साइड से आ रहा है, अकॉर्डिंगली हमने इसको क्लासीफाई कर दिया। देन वी हैव टाइप्स ऑफ इम्पिलर अकॉर्ड, कि इम्पिलर के टाइप के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है। सो तीन तरीके के होते हैं इम्पिलर के अकॉर्डिंग, एक क्लोज होता है, एक सेमी ओपन होता है और एक ओपन होता है। सो क्लोज इम्पिलर क्या है, तो जो वेन्स है वो दोनों साइड से जब कवर होंगे प्लेट से उसको हम बोल देंगे क्लोज्ड इम्पिलर, या फिर इसको एनक्लोज्ड इम्पिलर भी बोलते हैं। क्लोज्ड इम्पिलर या फिर एनक्लोज्ड इम्पिलर। इफ द वेन्स ऑफ द इम्पिलर आर कवर्ड विद प्लेट्स ऑन बोथ साइड्स इट इज कॉल्ड ए क्लोज्ड इम्पिलर, कि जब जो वेन्स हैं वो दोनों साइड से जब कवर है तो उसको हम बोल देंगे क्लोज्ड इम्पिलर। इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कास्ट स्टील और गन मेटल। तो ये किससे बना हुआ होता है, कास्ट आयरन से, स्टेनलेस स्टील, कास्ट स्टील या फिर गन मेटल से, राइट। तो देखो पिक्चर में देख पा रहे हैं जो वेन्स है वो अंदर की साइड है और दोनों साइड में क्या, जो बोथ साइड से कवर इसको प्लेट्स के द्वारा कवर कर रखा है, राइट। सो ये मेनली केमिकल पंपिंग और हाउस होम यूजेस के लिए हम इस तरह के इम्पिलर को यूज करते हैं, केमिकल पंपिंग एंड होम यूजेस के लिए, राइट। देन वी हैव सेमी ओपन इम्पिलर। सेमी ओपन इम्पिलर का मतलब ये है कि ये जो ब्लेड्स हैं, जो वेन्स हैं, वो एक साइड से प्लेट से कवर्ड होंगे। If the veins of the impeller are covered with plate on one side, it is called semi-open impeller। कि जो ब्लेड्स हैं वो कितने साइड से, एक साइड से क्लोज रहेंगे तो किस क्या बोलेंगे उसको, सेमी ओपन इम्पिलर। इट हैज लेस नंबर ऑफ वेन्स बट इट्स हाइट इज मोर देन दैट ऑफ क्लोज्ड इम्पिलर। इसकी जो नंबर ऑफ वेन्स हैं वो कम होंगे लेकिन इसकी हाइट जो होगी वो क्लोज्ड इम्पिलर, जो एनक्लोज्ड इम्पिलर या क्लोज्ड इम्पिलर है उससे ज्यादा होगी। सो इसके यूज की जब बात करें तो ये जो सीवेज पंपिंग करते हैं, आपने देखा होगा सीवेज पंपिंग के लिए जो पंप यूज करते हैं उस केस के अंदर सेमी ओपन इम्पिलर हम यूज करते हैं, राइट। Then last one we have open impeller. So open impeller क्या है? If the veins of the impeller are without covered plate, it is called open impeller। कि जो veins हैं वो बिना किसी कवरिंग के हैं, मतलब वो सिर्फ वेन्स वहां पे हैं, इसको बोलते हैं ओपन इम्पिलर। दीज आर जनरली मेड ऑफ फॉर्ज स्टील। ये किसकी बनी हुई होती है? फॉर्ज स्टील की बनी होती है। इट हैज लेस लाइफ एज दे हैव टू परफॉर्म वेरी रफ टास्क। इनकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है क्योंकि ये बहुत ही रफ टास्क के लिए यूज होती है। सो कहाँ यूज होती हैं? जहां पे आपको स्लरी वाटर पंप करना हो। स्लरी वाटर मीन्स कीचड़, कीचड़ या फिर सैंडी वाटर जो होता है उसको कीचड़ विचड़ को पंप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ओपन इम्पिलर। सो जहां पे इसको बहुत ही रफली यूज किया जाता है क्योंकि भाई कीचड़ वगैरह उठाई तो आप टंकी से पानी उठा रहे हो, क्लीन वाटर जिसको कि एक आप जब कीचड़ उठा रहे हो तो उसके अंदर आपको पत्थर भी मिलेंगे, आपको उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मास भी ज़्यादा होगा, तो मतलब इसकी लाइफ है वो कम होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, राइट। सो दिस इज वी कॉल एज ओपन इम्पिलर। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू इम्पिलर, क्लोज्ड है या फिर सेमी ओपन है या फिर ओपन इम्पिलर है, राइट। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज। सिंगल स्टेज क्या है? जिसमें सिर्फ एक इम्पिलर यूज किया जाता है उसको सिंगल स्टेज बोलते हैं। वन इम्पिलर इज यूज सिंगल स्टेज, जैसे यहाँ पे एक सिंगल स्टेज है, एक इम्पिलर यूज कर रहे हैं। मल्टी स्टेज के अंदर क्या होता है? मोर देन वन इम्पिलर इज यूज ऑन सेम शाफ्ट। इसी एक ही शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे इनक्लोजर्स इम्पिलर्स यूज करते हैं एक ही शाफ्ट के ऊपर और सेम केसिंग के अंदर, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज, राइट। सो मल्टी स्टेज जो कहते हैं, मल्टी स्टेज कहाँ यूज करते हैं? हाई हेड जहां पे होता है वहां पे हम मल्टी स्टेज को यूज करते हैं। देन वी हैव अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ वेन्स, की जो वेन की शेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि ये कर्व्ड जो वेन्स हैं वो फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड हैं या फिर स्ट्रेट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहला है कर्व फॉरवर्ड वेन्स। इसमें क्या है? द आउटलेट टिप ऑफ द वेन इज कर्व फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन और रोटेशन ऑफ द इम्पिलर। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है कि जो इम्पिलर की जो वेन्स की जो ब्लेड्स हैं वो क्या होंगे? आपके पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ जिस साइड रोटेट कर रहा है उस साइड ये मुड़ी भी होंगी, उस साइड कर्व्ड होंगी, उस साइड फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड कर्व्ड इनको बोलते हैं। द इम्पिलर हैविंग सच वेन्स इज कॉल्ड स्लो स्पीड इम्पिलर। दिस टाइप ऑफ इम्पिलर हैव लो एफिशिएंसी अबाउट 75%। तो जो ऐसे इम्पिलर होते हैं उनको बोलते हैं स्लो स्पीड इम्पिलर होते हैं और इनकी एफिशिएंसी होती है वो 75% के करीब इनकी एफिशिएंसी रहती है, जो कि कम है, राइट। नेक्स्ट वन जो है आपका वो है रेडियल वेन्स। रेडियल वेन्स क्या है आपके?
जिसमें आपके जो इम्पेलर का जो डायरेक्शन है वो रेडियल है 90 डिग्री के ऊपर। जो आगे वाला फॉरवर्ड था ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री के ऊपर होता है। ठीक है, दीज वेन्स हैव आउटलेट टिप इन रेडियल डायरेक्शन। द इम्पेलर हैविंग सच वेन्स इज कॉल्ड मीडियम स्पीड इम्पेलर। और इनकी एफिशिएंसी जो होती है वो 80 टू 85% तक इनकी एफिशिएंसी होती है। राइट, मीन इनकी एफिशिएंसी है जो वो उससे, जो हमारा कर्व था उससे ज्यादा होती है। देन वी हैव बैकवर्ड कर्व, जो पीछे की ओर कर्व रहती है, मतलब जिस साइड मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कर्व रहती है, उनको बोलते हैं बैकवर्ड कर्व वेन्स। सो द आउटलेट टिप ऑफ अ वेन इज कर्व्ड बैकवर्ड इन द डायरेक्शन रोटेशन ऑफ द इम्पेलर, जो हम बात कर चुके हैं कि रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कर्व रहती है। द इम्पेलर हैविंग सच वेन्स इज कॉल्ड फास्ट स्पीड इम्पेलर। दिस टाइप ऑफ इम्पेलर हैविंग ग्रेट हाईएस्ट एफिशिएंसी अबाउट 85 टू 90%। सो इनको क्या फास्ट इम्पेलर बोलते हैं, और इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, देखो इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, और जो मेनली जो इम्पेलर्स रहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, वो इसी कर्व्ड बैकवर्ड कर्व के ही बेसिस पे बनाए हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको हाई प्रेशर एनर्जी चाहिए, तो वो आपको जो एम्पियर है वो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करना पड़ेगा। यदि हाई स्पीड में जब रोटेट करोगे तो क्या होगा, यदि देखो इसमें देखो, यदि ये बैक फॉरवर्ड कर्व रहेगा तो क्या होगा, पॉसिबिलिटी है जो प्रेशर लगेंगे उससे इसके ब्लेड्स के टूटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और आपको ज्यादा प्रेशर, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा होगा। लेकिन इस केस के अंदर क्या होगा, इजीली उस जो लिक्विड है या जो भी चीज उसको इजीली कट करके रोटेट कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी के चांसेस है और स्पीड है वो ज्यादा रहेगी। राइट, तो इसीलिए जो इम्पेलर बने रहते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, वो आपके बैकवर्ड वेन्स से बने रहते हैं। और इसी का अपोजिट जो काम करता है वो करता है कंप्रेशर होता है। कंप्रेशर के अंदर क्या, हमें बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो फॉरवर्ड कर्व्ड वेन्स हैं उनको यूज करते हैं, कि वहां पे हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो कंप्रेस्ड एयर या फिर जो कंप्रेशन हो सके, इसलिए हम वहां पे फॉरवर्ड कर्व यूज करते हैं। राइट, सो पंप में क्या यूज करते हैं, कर्व्ड बैकवर्ड वेन्स हम मेनली यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डिस्पोजिशन ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल पंप है और वर्टिकल पंप है। देखो पंप और जो मोटर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है। राइट, सो इसको हमने बोल दिया हॉरिजॉन्टल पंप। और यहाँ पे देखो पंप और जो मोटर है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए हमने इसको बोल दिया वर्टिकल पंप। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने डिफरेंशिएट किया, क्लासिफिकेशन किया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो वर्किंग है उसके बारे में बात करते हैं। इम्पेलर इन रोटेटिंग मोशन फोर्स वाटर आउट टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट। तो यहाँ पे जो इम्पेलर है वो रोटेट करता है, रोटेट करके जो वाटर है उसको सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट की वजह से सर्कमफ्रेंस की ओर धकेलने की कोशिश करता है। ड्यू टू दिस नेगेटिव प्रेशर गेट्स जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ द पंप। इसकी वजह से क्या होता है कि पंप के सेंटर के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है। सो वाटर इज सक्ड फ्रॉम द सम्प वाया सक्शन पाइप विच इज कनेक्टेड टू द पंप। अब क्या हुआ, जब इसको रोटेट किया तो क्या हुआ, एक नेगेटिव प्रेशर बन गया, और जो सम्प है उसका प्रेशर ऑलमोस्ट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो वहां का प्रेशर ज्यादा रहेगा और यहाँ का प्रेशर कम रहेगा, और डेफिनेटली जो सम्प है वहां से वाटर सक होकर थ्रू सक्शन पाइप ऊपर पंप के अंदर आ जाएगा। The kinetic energy of high velocity water is converted into pressure energy because of diverging passes of gases। और जो हमने 3 डिफरेंट पैसेज बताए थे आपको, उसमें क्या होगा, जो डाइवर्जिंग पैसेज है उसके अकॉर्डिंग क्या, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हाई वेलोसिटी है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग। यहाँ पे देखो एक पिक्चर मैंने बनाया है जिससे आपको, ये आपका वाटर सम्प है नीचे, ये देखो ये आपका वाटर सम्प है जहां से आपको वाटर को सक करना है। ये आपका पंप है ऊपर, ये देखो दिस इज योर पंप। ये आपका सक्शन पाइप है, ये आपका डिलीवरी पाइप है जहां से आपको ऊपर डिलीवर करना है। ये ओवरहेड टैंक है जहां पे, जिस हेड पे आपको वाटर को ट्रांसफर करना है। यहाँ पे ये डिलीवरी फ्लैंज है, ये डिलीवरी वॉल्व है, ये सक्शन फ्लैंज है यहाँ पे। और ये स्ट्रेनर जिसकी बात की थी हमने, कि यहाँ पे जो जाली लगी रहती है जिससे कि कुछ मटेरियल कचरा वगैरह ऊपर नहीं आ जाए आपके। राइट, ये फुटवॉल है। सो ये कुछ एक बेसिक पार्ट्स हैं जो कि काम में आते हैं। और उसके बाद में देखो ये डिफरेंट हेड्स हैं जो मतलब आपके सम्प से लेके इम्पेलर तक जाते हैं, उसको सक्शन हेड बोलते हैं। ठीक है, और जो उससे डिलीवरी हेड तक लेके जाते हैं उसको आपका डिलीवरी जो फ्लैंज, इम्पेलर से लेके आपका डिलीवरी हेड तक लेके जाता है उसको
डिलीवरी हेड बोलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं। सो इस पिक्चर से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम डिफरेंट डिफरेंट हेड्स की बात करते हैं। वी हैव डिफरेंट हेड्स लाइक सेक्शन हेड, डिलीवरी हेड, स्टैटिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड, टोटल हेड, आइलर्ट्स हेड, राइट। सो सक्शन हेड क्या है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड लेवल्स इन सम्प एंड सेंटर ऑफ लाइन ऑफ द पंप। जो सम्प का लिक्विड लेवल है और जो सम्प है, सॉरी, और जो सेंटर लाइन है इसकी पंप की, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं सक्शन हेड। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 7 से 8 मीटर रखते हैं जिसकी इस कैविटेशन को अवॉइड किया जा सके। Next one is your delivery head. It is the vertical height of the liquid to surface in the overhead tank to which the liquid is delivered above the center line of pump. Means पंप के सेंटर लाइन से जिस हेड पे आपको वाटर डिलीवर करना है उसको बोलते हैं डिलीवरी हेड। देखो इस पिक्चर से हमने क्लियर किया था, ये देखो ये आपका सक्शन हेड है, यहाँ से सम्प से लेके यहाँ तक का, इसके सेंटर लाइन तक का, और ये आपका डिलीवरी हेड है सेंटर लाइन से लेके जहाँ तक आपको वाटर को ट्रांसफर करना है, राइट। सो दिस इज योर सक्शन हेड, ये आपका डिलीवरी हेड। क्लियर? स्टैटिक हेड क्या है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड लेवल्स इन द सम्प एंड द वर्टिकल टैंक्स। मींस ये टोटल हेड है जो आपका डिलीवरी हेड और सक्शन हेड का एडिशन, मींस सम्प से लेके डिलीवरी हेड तक का, राइट। इट इज द सम ऑफ सक्शन हेड एंड डिलीवरी हेड। सक्शन हेड और डिलीवरी हेड का सम है। Manometric head, the available head against which a centrifugal pump has to work is known as manometric head। कि जो हेड अवेलेबल है जिसके अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप को काम करना पड़ेगा उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। Then we have the total head. It is the total head which has to be developed by the pump। जो पंप ने डेवलप किया है किसके लिए? वाटर को या फिर लिक्विड को डिलीवर करने के लिए फ्रॉम सम्प टू द ओवरहेड टैंक। जितना पंप ने हेड डिलीवर किया है उसको हम बोलते हैं टोटल हेड। सो ये हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के हेड्स से, सेक्शन हेड, डिलीवरी हेड, स्टैटिक, मैनोमेट्रिक एंड टोटल हेड, राइट। Then we have Euler's head. It is defined as a head developed by the impeller। जो impeller ने head develop किया है, वो impeller rotate करके जो head develop कर रहा है उसको बोलते हैं Euler's head। It is denoted by He। ठीक है, राइट। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस हैं जो पंप के अंदर हो रहे हैं। तो 3 तरह के डिफरेंट लॉसेस हैं, हाइड्रोलिक लॉस है, मैकेनिकल लॉस है एंड लीकेज लॉस। हाइड्रोलिक, मैकेनिकल एंड लीकेज लॉस। सो हाइड्रोलिक लॉस क्या है? कि 2 तरह के हाइड्रोलिक लॉस हैं जो कि पंप में होते हैं। एक तो है पाइपलाइन लॉस जिसको मेजर बोलते हैं, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लॉस है। पाइपलाइन में लॉस होता है, जी मेजर है। और एक माइनर लॉस भी होता है जो बैंड्स हम पाइप के अंदर देते हैं, उसकी वजह से जो लॉस है उसको बोलते हैं पाइपलाइन लॉस। ये माइनर लॉस है ड्यू टू बैंड पाइप्स जो हम बैंड करके ऊपर पहुंचाते हैं पानी, ठीक है। इसीलिए हम कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो जितना भी हेड है वो एक स्ट्रेट पाइप के थ्रू ऊपर पहुंचाया जाए। दूसरा है आपका पंप लॉस। और पंप लॉस कौन सा है? एडी और शॉक लॉसेस, मतलब एडीज जो फॉर्मेशन होते हैं और जो शॉक प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से जो लॉस होते हैं उनको बोलते हैं पंप लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस इन एम्पिलर, गाइड वेंस, डिफ्यूजर केसिंग। मींस जो एडी फॉर्मेशन हो जाती हैं या फ्रिक्शन लॉस होता है एम्पिलर के अंदर, गाइड वेंस, डिफ्यूजर केसिंग वगैरह के, इनके अंदर इनको बोलते हैं पंप लॉस। ठीक है, तो ये आपके हाइड्रोलिक लॉस थे। मैकेनिकल लॉसेज के अंदर है आपका जो बियरिंग आपने लगा रखी है, बियरिंग लगेंगी आपकी, वही जो मोटर है, इम्पिलर है, वहां पे रोटेट करने बियरिंग लगा रखी है आपने, और जो ग्लैंड्स लगा रखे हैं उनकी वजह से जो फ्रिक्शन लॉस हो रहा है उसको बोल दिया हमने मैकेनिकल लॉसेस। एंड लीकेज लॉस, लीकेज लॉस इज ड्यू टू स्लिपिंग बैक ऑफ पार्ट ऑफ लिक्विड थ्रू द क्लियरेंस बिटवीन द इम्पिलर एंड केसिंग। मींस जो इम्पिलर और केसिंग के बीच में जो एरिया है वहां पे कुछ लिक्विड स्लिप हो जाता है, तो उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको बोलते हैं लीकेज लॉस। स्लिपिंग बैक ऑफ पार्ट ऑफ लिक्विड थ्रू द क्लियरेंस बिटवीन द इम्पिलर एंड द केसिंग ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट। आउटलेट और इनलेट के अंदर प्रेशर डिफरेंस की वजह से वहां पे कुछ इम्पिलर और केसिंग के बीच में जो लिक्विड है वो स्लिप हो जाता है। एनर्जी कैरिड आउट बाय दिस लिक्विड इज अल्टीमेटली वेस्टेड एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज लीकेज लॉस। सो वो एनर्जी जो लीकेज वाटर ने दी है उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है वो हमें नहीं मिल पाएगी, राइट। सो ये जो लीकेज है उसको बोलते हैं लीकेज लॉस, राइट। सो अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसीज की, कि एफिशिएंसीज कौन सी हैं। वन इज योर मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है? मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ theoretical पावर दैट मस्ट बी सप्लाइड टू ऑपरेट द पंप टू द एक्चुअल पावर डिलीवर्ड टू द पंप। कि जो आपने सप्लाई की थी और एक्चुअल जो डिलीवर हुई उसकी जो रेशियो है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप।
Mechanical efficiency can be used to determine the power loss in bearing and other moving parts of centrifugal pump. Mechanical loss efficiency से हम जहाँ पे मैकेनिकल लॉसेस है मीन्स जो पावर लॉस हो रहा है बियरिंग की वजह से या ग्लाइंड्स की वजह से वो हम सब चीजें इसके अंदर निकाल सकते हैं, हम इस कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है? थ्योरेटिकल पावर दैट मस्ट बी डिलीवर्ड टू द पंप अपॉन एक्चुअल पावर डिलीवर्ड टू द पंप, राइट. देन वी हैव हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या है? Hydraulic efficiency of a centrifugal pump is defined as the ratio of useful hydrodynamic energy in fluid to the mechanical energy supplied. Means जितनी आपको हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी मिली है, हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी मिली है फ्लूइड की, और जो आपने मैकेनिकल एनर्जी उसको सप्लाई की है, ठीक है, रोटर को जितनी मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई की है, उन दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, राइट. देन वी हैव वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? एक्चुअल फ्लो रेट प्रोड्यूस बाय द पंप. पंप ने जितना एक्चुअल फ्लो रेट प्रोड्यूस की है वो अपॉन थ्योरेटिकल फ्लो रेट दैट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय द पंप, और जो प्रोड्यूस करनी चाहिए थी थ्योरेटिकल फ्लो रेट, इन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, राइट. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्लो रेट डिलीवर्ड बाय द पंप, जो एक्चुअल फ्लो रेट पंप ने डिलीवर की है, टू द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फ्लो रेट बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फ्लो रेट विदाउट एनी लीकेज. मतलब हम मान के चलने की कोई लीकेज नहीं हुआ, उतना फ्लो रेट होना चाहिए था. दैट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय द पंप. मींस भी यदि मान लें थ्योरेटिकल बातें कि हमने जितना लीकेज के बिना जो भी होना था उसको हम कंसीडर कर लें. सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ लिक्विड ड्यू टू लिक्विड लीकेज इन पंप. सो इसके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम क्या निकाल सकते हैं? जो लीकेज की वजह से जो लॉस हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Now we have the overall efficiency of centrifugal pump. Overall efficiency क्या है? Overall efficiency जो है actual power output of the pump to the actual power input of the pump. ठीक है, actual output कितना मिला और actual input आपने कितना दिया था. Overall efficiency of centrifugal pump is a ratio of actual power output of pump to the actual input of the pump. It is the efficiency that determines the overall energy loss in a centrifugal pump. मतलब ये कौन सी efficiency जिससे हमें overall loss energy loss कितना हुआ पंप के अंदर वो हम सब चीजें निकाल सकते हैं. ठीक है. सो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप की? मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी. सो ये हमारी थी एफिशिएंसीज. अब बात आती है कि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कितनी होनी चाहिए कि पंप स्टार्ट हो सके. So to get the minimum starting speed of a centrifugal pump, it is noticed that the pressure rise is the impeller is more than or equal to manometric head of the centrifugal pump. कि जो इम्पिलर प्रेशर क्रिएट करेगा वो कितना होना चाहिए? वो जो मैनोमेट्रिक हेड है उसके इक्वल या उससे ज्यादा होगा तो ही वो जो पंप है वो पानी को डिलीवर कर पाएगा. तभी होगा कि वो जो सक्शन से वाटर ऊपर सक कर पाएगा और उसको वो आगे ट्रांसफर करेगा. Otherwise, the pump will not discharge any water. The impeller is rotating. If the impeller is rotating, the water is contact with the impeller is also rotating. This is called force voltage. तो इससे क्या होगा? यदि इतना हेड नहीं मिलेगा तो क्या? impeller तो रोटेट करेगा, impeller तो रोटेट करेगा, लेकिन जो वाटर है उसको वो आगे डिस्चार्ज नहीं करेगा, बस वाटर के अंदर कांटेक्ट में रहेगा जो impeller के साथ में है. इसी चीज को बोलते हैं फोर्स वॉर्टेक्स. ठीक है. सो कितनी चाहिए आपको? जो मैनोमेट्रिक हेड है उसके इक्वल या उससे ज्यादा आपको हेड वहां से प्रेशराइज करना पड़ेगा. ठीक. अब हमारा जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्राइमिंग. कि हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी प्राइमिंग इसमें होती है, तो प्राइमिंग क्या है? ठीक है. तो प्राइमिंग क्या है? इट इज द ऑपरेशन इन विच सक्शन पाइप केसिंग ऑफ द पंप एंड डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वॉल इज कंप्लीटली filled by liquid to pump is called priming. जो प्राइमिंग क्या है? जो सक्शन पाइप है, जो केसिंग है आपकी पंप की, और जो डिलीवरी वॉल लगा हुआ है डिलीवरी पंप तक, इतना जो पोर्शन है उसको टोटली कंप्लीटली हम फिल कर दें किसी से, वाटर से, उसको बोलते हैं प्राइमिंग. प्राइमिंग क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ एयर बबल्स या एयर इस पोर्शन के अंदर आ जाती है. तो जब एयर इसके अंदर आ जाती है तो क्या होती है कि वो जो हेड उसको चाहिए वाटर को सक करने के लिए वो नहीं मिल पाता, राइट. जो पावर जनरेट करनी है वो आपको नहीं मिल पाएगी. तो क्या करना है हमें? वो एयर जो गैप है उसको निकालने लेके आना पड़ेगा कि वहां पे उसको उतना पोर्शन है उसको हमको क्या कंप्लीटली वाटर से फिल करना पड़ेगा. जिससे क्या होगा? जब वाटर से फिल कर देंगे तो जो एयर बबल्स हैं या फिर जो थोड़ी बहुत एयर है लाइन के अंदर, पाइपलाइन के अंदर, वो निकल के बाहर आ जाएगी और उसके बाद में क्या होगा? वो जो वाटर है वो आराम से इजीली सक्शन हेड के थ्रू शक हो जाएगा, राइट. सो ये जो मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं?
सक्शन पाइप आपकी केसिंग और डिलीवरी वॉल तक का जो एरिया है उसको वाटर से जो फिलअप करते हैं जिससे कि जो एयर है वो बाहर निकल सके, उसको बोलते हैं हम प्राइमिंग। नीडेड ओनली इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग किसमें क्या है, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में लगती है, ठीक है। नो नीड ऑफ प्राइमिंग इफ द सक्शन पाइप एंड केसिंग ऑफ द पंप इज ऑलरेडी फिल्ड विद लिक्विड। यदि सक्शन पाइप और ये आपका जो केसिंग है पंप की वो यदि वाटर से भरी हुई है तो आपने को प्राइमिंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये ऑलमोस्ट सभी लोगों ने किया हुआ ही होगा कि बहुत बार जब मोटर पानी नहीं उठाती तो आप क्या करते हो, ऊपर से एक वॉल्व होता है उसको खोल के उसके अंदर पानी भरते हो फिर उसको टाइट के चला देते हो, राइट। आजकल तो सेल्फ प्राइम मोटर्स आने लगी, लेकिन अभी भी बहुत जगह ये मोटर्स यूज होती हैं। नो नीड ऑफ प्राइमिंग इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग गियर स्क्रू वेन पंप बैठ सकता है। ऐसे जो पंप हैं जैसे गियर स्क्रू वेन पंप है इनके अंदर प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती। If there is no priming, there will be no discharge when air get partially or completely entered in the casing or the centrifugal pump. मतलब प्राइमिंग क्योंकि एयर गैप, यदि एयर बाहर जाएगी तो क्या होगा, डिस्चार्ज वहां पे नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होती है, मोटर चल रही है लेकिन वो वाटर नहीं उठाती तो उसकी आवाज ही अलग हो जाती है। और जैसे उसने मोटर को सक पानी को सक करना स्टार्ट किया उसकी आवाज थोड़ी सी हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ पानी उठा लिया, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मोटर चल रही है वाटर नहीं उठा रही है तो आपका बिजली का बिल उतना ही आएगा, नहीं। जब आपकी सिर्फ मोटर चल रही पानी नहीं उठा रही तो उस टाइम पावर कंजप्शन भी आपका कम हो जाता है। क्यों, पावर क्या है, पावर इज रो जी एच, डेंसिटी जी इंटू एच। तो हेड तो आपका उतना ही रहेगा, जी भी उतना रहेगा, बस डेंसिटी। अब जब वो वाटर उठाएगी तो वाटर की डेंसिटी 1000 है, ठीक है। तो आपका 1000 है और जो एयर की डेंसिटी 1.0 कुछ है। सो वहां पे जो पावर कंजप्शन है वो आपका कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपको लगता होगा कि भाई मोटर चल भी रही है, बिजली का बिल तो उतना ही आ रहा है लेकिन पानी तो उठा ही नहीं रही। नहीं, यदि वो नहीं उठा रही है पानी इसका मतलब वहां पे वो कुछ उसके अंदर एयर को लिफ्ट कर रही है और एयर उसके अंदर है तो इसका मतलब वहां पे वो आपका जो पावर कंजप्शन है वो भी कम है। क्लियर। सो प्राइमिंग की नेसेसिटी क्यों पड़ी, नेसेसिटी हमने बता दिया कि भाई जब इसके अंदर एयर ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा, ये इसको डिस्चार्ज नहीं दे पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, देखो ये आपका सक्शन पाइप है, ये आपका केसिंग है और ये आपका डिलीवरी पाइप है। इसको हमने कहा तक डिलीवरी वॉल तक हमने इसको वाटर से फिल किया। इसमें जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ पानी से भरा हुआ है, फुल है ये। और यहाँ पे इसमें नेसेसरी है, क्यों, यहाँ पे इसमें एयर ट्रैप हो रखी है, एयर है इसके अंदर, तो इसको हमको पानी से भरना पड़ेगा, इससे प्राइमिंग जो पड़ेगी। सो वी हैव मेथड्स ऑफ प्राइमिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्राइमिंग के मेथड्स हैं, ठीक है। सब ये आपका प्राइमिंग पाइप है, प्राइमिंग बॉल लगा हुआ है, मैनुअल प्राइमिंग कर लेंगे इससे, ठीक है। कि यहाँ से ओवर टैंक से हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्राइम पाइप अलग से लगा दिया कि जब आपको लगे कि भाई यहाँ पे इसकी प्राइमिंग करनी तो आपने इस वॉल्व को खोल दिया तो इस टैंक से वाटर ऑटोमेटिकली इसके अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। एक ये है मैनुअल प्राइमिंग की, आपने जो मैंने बताया था कि इसके अंदर आप वाटर फिलअप करोगे, यहाँ से एक फनल लगाओगे और फनल लगा के इसके अंदर पानी भरोगे, उसको बोल देंगे, ये भी मैनुअल प्राइमिंग रहेगी। और एक सेल्फ प्राइमिंग रहती है, इसमें क्या होती है, इसके अंदर हमेशा एक जो वाटर है वो फिलअप रहता है, ठीक है। सम वाटर फॉर प्राइमिंग पर्पसेस डिलीवरी पाइप, ठीक है। तो कुछ पोर्शन वहां पे बचा हुआ रहता है जो हमेशा क्या इसको प्राइम करके रखते हैं। आजकल जो मशीन आ रही है मोस्टली सेल्फ प्राइमिंग मशीन ही आ रही है कि बार बार उसको खोल के पानी नहीं भरना, राइट। सो अबाउट इट्स एडवांटेज, इट इज स्मॉल इन साइज, स्पेस सेविंग, हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं, साइज में छोटा है, स्पेस सेव करता है। आउटपुट इज वेरी स्टडी एंड कंसिस्टेंट, आउटपुट है बहुत स्टडी एंड कंसिस्टेंट है। इजी टू मेंटेनेंस, मेंटेनेंस है बहुत इजी है। नो डेंजर क्रिएटेड इफ डिस्चार्ज वाल्व इज क्लोज्ड व्हाइल स्टार्टिंग, कि कभी कभी लगता होगा ना कि भाई डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है, आपने मोटर चला दी तो कोई इंपेलर फट नहीं जाए, केसिंग फट नहीं जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। सो ऐसा कोई डेंजर नहीं है कि डिस्चार्ज वाल्व क्लोज है तो उस डेंजर की बात हो। डील विद लार्ज वॉल्यूम के साथ डील कर सकता है। एबल टू वर्क ऑन मीडियम टू लो हेड, मीडियम और लो हेड के साथ भी काम कर सकता है। एंड एबल टू वर्क ऑन मीडियम टू लो विस्कस फ्लूइड, जो लो विस्कोसिटी और मीडियम विस्कोसिटी के फ्लूइड हैं उनके भी लिए भी काम कर सकता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑलमोस्ट नो नॉइज, मींस इसका साउंड बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम ये आवाज करता है। सो डिसएडवांटेज इज एक्स्ट्रा प्राइमिंग प्रोसेस रिक्वायर्स, इसके अंदर प्राइमिंग ही सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है, प्राइमिंग करनी पड़ती है। कैनॉट बी एबल टू वर्क ऑन हाई स्पीड पे काम नहीं करता। कैनॉट डील विद हाईली विस्कस लिक्विड, मीडियम विस्कस तक इज ओके, लेकिन जहां हाई विस्कोसिटी की बात करते हैं वहां पे काम नहीं करता। एंड अबाउट इट्स एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पस, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। पंपिंग ऑफ वाटर इन बिल्डिंग, बिल्डिंग्स में वाटर पंप करने के लिए यूज करते हैं और रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये आज हमारा हमने बात की सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात की, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमने उसे क्लासीफाई किया, उसके डिफरेंट जो आपके हेड्स थे उसके बारे में जाना हमने, उसके एफिशिएंसीज के बारे में जाना, कैसे उसकी वर्किंग होती है, इम्पीलर के डिफरेंट टाइप के इम्पीलर्स थे उनके बारे में बात की हमने, राइट। फिर हमने इसके एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे एंड एप्लीकेशंस देखे, राइट। देन वी टॉक्ड अबाउट प्राइमिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका इसका। सो प्राइमिंग के बारे में हमने बात की, राइट। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।